नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज मैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। इससे पहले भी इन्वायरमेंट के और सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं, वो भी क्लास बिल्कुल मिस ना करें। इसके साथ साथ मैंने अदर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और उसके साथ साथ यूपीजी के कंप्लीट कराया हुआ है। आप वो सारे क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। इस चैनल पर प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ अगर आप यूपीपीएससी आरओ साथ में यूपीपीसीएस 2024 के लिए या अपर निजी सचिव की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी के लिए एक क्लास आती है दोपहर 1 बजे, डे वाइज सीरीज़। उसको फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्लीट जीएस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम के सबसे बाद के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, और पार्क के नीचे दिए गए कूट जो हैं उन्हीं के अनुसार उत्तर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा और कान्हा दिया गया है। मतलब सबसे पहले कौन इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद में, इस क्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जिन्होंने भी नेशनल पार्क, माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने भी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़े हैं, ये क्लास में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप ये पूरी पढ़िए। और इनका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है या अधिसूचना वर्ष है वो भी मैंने कराया, क्योंकि अब प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका लोकेशन क्या है, क्योंकि अभी बहुत इजी हो गया है। और जब पेपर में आपको ये ज़्यादातर प्रश्न कैसे मिले, काल क्रमानुसार लगाने के लिए, चाहे हिस्ट्री हो या फिर आपके लिए ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है जैसे। अब इसमें आपको डेट पता होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली की डेट याद रखिए, ये है 1984। ठीक है, फिर बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, इसकी डेट याद कर लीजिए 1936। इसके बाद काजीरंगा की याद कीजिए 1974। लास्ट है कान्हा, ये है 1955। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। सबसे पहले 1936 अर्थात जिम कॉर्बेट 2 हो जाएगा, देन कान्हा है 1955, 2431, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि पदछाप के माप की इकाई क्या है। ए है भूमंडलीय हेक्टेयर, बी है नैनोमीटर, सी है हॉपर्स क्यूबिक फुट या फिर डी है क्यूबिक टन। तो इसको याद कर लीजिए, लॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए, पारिस्थितिकी पदछाप का मतलब है कि एक ऐसा एरिया की रिक्वायरमेंट जो ह्यूमन पॉपुलेशन को चाहिए होती है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, उसके क्रियाकलापों के लिए जो मनुष्य को चाहिए होता है, उसी की बात की जा रही है। अब इसको मापते कैसे हैं, तो ये भूमंडलीय हेक्टेयर में मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में है ए अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बी है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, सी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और डी है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इनमें से बताना है। सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हैं, तभी आप बता पाओगे। देखिए, मैंने सारे ही नेशनल पार्क आपको करा दिए हैं, अगर नहीं किए वो क्लास तो ज़रूर कर लें। देखिए कितने प्रश्न आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले बेतला याद कीजिए, झारखंड में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। गूगामल याद कीजिए, ये महाराष्ट्र में है। बचा कौन, इंद्रावती, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और बताना है कि इन सूचियों के अंत में जो कूट है उसी के अनुसार भी बताना है। तो अब दिया क्या है सूची में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके सामने उसके राज्य दिए गए हैं और इनको सुमेलित करना है। इसमें लिस्ट है वो देखिए, सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, नोक्रेक है, फिर कोल डेजर्ट है। राज्यों में देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय। अब देखिए, जो सिमलीपाल है यह स्थित है, सिमलीपाल याद रखिए, उड़ीसा में। ठीक है, एक सेकेंड, सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक, माफ़ कीजिएगा, ये उड़ीसा में हो गया। दिहांग दिबांग का याद रखिए, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर नोक्रेक याद रखिए, नोक्रेक है मेघालय में। और जो कोल डेजर्ट है ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, ऑप्शन डी, 4351। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला है, यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है
और दूसरा स्टेटमेंट है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। मैंने आपको पहले ही याद कराया है, ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। अब पहला स्टेटमेंट है वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है, ये भी गलत दिया गया है। तो ये है किन नदियों के डेल्टा के बीच, तो बैतरणी और ब्राह्मणी रिवर, इनका जो डेल्टा बनता है उड़ीसा में, वहाँ पर ये स्थित है। तो भीतरकनिका के बारे में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। करेक्ट क्या होगा, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के डेल्टा पर स्थित है और यह उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। देखिए 2016 का पूछा जा रहा है, ऐसे अभी भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन सा नया ऐड हुआ, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ए है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर होगा जो कंचनजंगा है, इसको ऐड किया यूनेस्को ने 2016 में। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है तिरुवनंतपुरम, सी है कोलकाता, डी है जोधपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता को परिभाषित करते हैं, अर्थात जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट में देखते हैं जो पारिस्थितिकी है उसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, या ये टर्म किसने दिया इकोलॉजी का, ऐसे ही जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, या फिर किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति में भिन्नता, और डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो यहाँ पर देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की जो श्रेणी है वो क्या कहलाएगी, जैव विविधता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। ए है 2003 चेन्नई में, बी है 2003 बेंगलुरु में। देखिए डेट सबकी 2003 ही ईयर दिया गया है, लेकिन चेन्नई में है, बेंगलुरु में, हैदराबाद या फिर केरल में है, ये बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण है चेन्नई में, जो कि 2003 में बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। अब जितने भी वायु प्रदूषक दिए गए हैं तो सभी हानिकारक, पूछा गया सर्वाधिक कौन सा है। ए है ओजोन, बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही सही उत्तर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हानिकारक होता है, इसी से सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं लोगों को। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सा है। ए है साल्विनिया, बी है अजोला, सी है मार्सिलिया और डी है टेरिडियम। ठीक है, इनमें से बताना जो जलीय फर्न है जिसको जैव उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एजोला। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, एजोला। देखिए एजोला जो है वो घर में सजाने के लिए भी यूज़ होता है, जैव उर्वरक के रूप में इस प्रकार यूज़ होता है कि इससे जो धान की उपज है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये याद रखना, मतलब जैविक खाद के रूप में इसका उपयोग कर लिया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, बी एजोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से होती है आती है, किससे आती है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप याद करिए, इसमें यूज़ क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंस रहती है, क्लोरोफिल के द्वारा वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके क्या किया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है प्रकाश संश्लेषण में किसके द्वारा हो रही है, सूर्य की ऊर्जा और जल, मैंने बोला तो जल, जो जल का प्रयोग होगा उसी से क्या होगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ए है लाल, बी है नीला, सी है हरा, डी है बैंगनी। तो फोटोसिंथेसिस में आप याद रखिए जो रेड कलर है सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। देखिए जो क्लोरोफिल है वो रेड लाइट को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस के लिए प्रभावकारी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नीला और बैंगनी नहीं है, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस
2 दो पार्ट में होते ना, डे टाइम में, नाइट टाइम में। तो नॉर्मली जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसका सही उत्तर लाल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ए है प्लास्टिक, बी है पॉलीथीन, सी है पारा या मरकरी, डी है रबर। तो याद रखिए जैव निम्नीकरण है रबर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? मैं पहले भी करा चुकी हूँ और कई बार पूछा भी गया है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ओजोन परत के ह्रास के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओजोन परत पाई किस में जाती है? वायुमंडल के किस परत में? तो देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, मतलब ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना है। आगे का प्रश्न है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ये सभी को याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ईजी है और अब सभी बच्चों को ये याद ही होगा, आई होप। ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन गैस। परसेंटेज क्या है? 78.08% नाइट्रोजन है, 20.95% ऑक्सीजन होती है, 0.93% ऑर्गन है और इसके बाद फिर देखेंगे आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस सारी इसमें आ जाएंगी। तो आपको याद रखना और सीरियल भी याद रखना है। नाइट्रोजन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ए है लकड़ी काटने से, बी है सामाजिक वानिकी से, सी है वन महोत्सव से, डी है वन रोपण से। तो देखिए वन लगाने से, वन महोत्सव से, सामाजिक वानिकी, ये तो संतुलन बनाएंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए, लकड़ी काटने से तो संतुलन बिगड़ेगा, जंगल कटेंगे। फिर पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो क्या कहा था कि आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है, क्या है, टर्म्स भी याद रखने हैं। तो पारिस्थितिकी पूछा जा रहा क्या है? जीव और वातावरण के बीच संबंध है, मनुष्य और वन के बीच है, मृदा और जल के बीच है, पति और पत्नी के बीच में है। तो देखिए जीव में सभी आ जाएंगे, सभी लिविंग बींग्स आ जाएंगे और वातावरण में नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगी। तो वातावरण और जीवों के बीच में जो भी रिलेशन है, पारस्परिक क्रियाकलाप है, संबंध है, वो किस में आएंगे? पारिस्थितिकी में। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, कैसे रोकेंगे? सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वन रोपण से या अतिचारण से। तो देखिए वन रोपण को छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं मृदा क्षरण को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। कम कौन करेगा? वन रोपण से। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से क्या करेंगे? मिट्टी को, मृदा को रोके रखने का कार्य करते हैं, बांधे रखने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? ये यूपी जीके का प्रश्न है, इसमें आ गया है तो हम लोग हल कर लेते हैं। ए है बलिया, बी है उन्नाव, सी है हरदोई, डी है बाराबंकी और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बलिया। अब देखिए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? अब इसमें देखना है, वर्ड की कुछ लेक्स दी गई है और बताना है कौन सा विश्व धरोहर स्थल में से है। ए है बोलीविया का रेड लगून, बी है डोमिनिका की बायलिंग झील और सी चीन का 5 फ्लावर झील और डी है क्रोएशिया की प्लेटविस झील। तो याद रखिए इसका सही उत्तर है क्रोएशिया की प्लेटविस झील विश्व धरोहर स्थल में है। याद करना पड़ेगा कि विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन से हैं, कितने हैं नंबर्स में, और ऐड कितने हुए हैं नए, वो भी याद रखना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ तक हमने इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, आपने इन्हें बेहतर ढंग से समझा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलते रहेंगे। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।